बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लाइव शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ सकता है। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो या फैमिली लॉ से या कॉन्फिडेंशियल या कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे कॉल करके या ईमेल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकूँ। लेकिन नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं अपने व्यूवर से, क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप कॉल करें तो अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, या आप दूसरे रूम में चले जाएं या टीवी को म्यूट पे कर लें। उससे ये होता है कि आपकी और मेरे जो कम्युनिकेशन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम आवाज़ सुन सकते हैं क्लियरली और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए प्रॉपरली आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय के बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तायरा बोल रही हूँ। मुझे 16 जुलाई 2012 को वीज़ा इशू हुआ, स्पाउस वीज़ा 27 मंथ का। ठीक। और मैं ये बस पूछना है कि मैंने कब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, ये नए रूल में होगा या पुराने में होगा? और मैंने 3 माह बाद। मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए मैडम, आप मुझे टीवी पे सुनिए। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जो अंडरस्टैंड हुआ है मैं उसके मुताबिक आपको एडवाइस कर सकूँ। जब अगर आपने 9 जुलाई 2012 से अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था, तो उस वक्त रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर कोई शख्स स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो उसको यूके में प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल पूरे गुजारने होंगे, और 2 ईयर्स को पूरे करते हुए जो इंडेफिनेट की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी करते हुए अप्लाई करेगा तो इंडेफिनेट ग्रांट हो जाएगा। रिगार्डलेस कि आपको वीज़ा जो स्टैंप हुआ या आपको वीज़ा ग्रांट हुआ वो जुलाई के बाद है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन क्योंकि 9 जुलाई जो पुराने लॉज के मुताबिक थी और आपको बिल्कुल पुराने लॉ के मुताबिक जो उस वक्त एग्जिस्ट करते थे उसी के मुताबिक आपको वीज़ा मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने अगर यूके में रहते हुए आपको वीज़ा मिला था, तो जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, या अगर आपको अब्रॉड से मिला है जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको फॉरेन से मिला होगा, तो जब आपको यूके में हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आप उनको 2 साल पूरे करते हुए अपनी एप्लीकेशन करेंगी तो आपको इंडेफिनेट ग्रांट हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद तो फरमाइए। पूछना था, ये यूरोपियन का कोई रूल है, अगर टेक केयर आपकी करता हो कोई यूरोपियन ठीक। और आप कंट्री में अगर इलीगल भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी बेस पे कि आपका ठीक। ब्लड डोनेशन है वो। ठीक। और दूसरा इंटरप्रेन्योर का पूछना था कि स्टूडेंट इंटरप्रेन्योर पर स्विच कर सकता है स्टिल के अभी वापस जाना पड़ेगा उसे? ठीक। ठीक, जो ओके। सेकंड क्वेश्चन था मैं उसका आंसर पहले कर दूं। लॉ ये था लेकिन चेंज हो गया लास्ट ईयर के नए लॉ के मुताबिक। अब अगर कोई शख्स यहाँ पे स्टूडेंट है तो उसको वापस जाके अपने होम कंट्री से वो अपने एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन कर सकता है, अनटिल और अनलेस अगर वो जो 50,000 पाउंड वाला जिसमें आपको गवर्नमेंट फंड्स करती हो या कैपिटल फर्म्स करती हो, इस कैटेगरी के अलावा अगर आप 2 लाख वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे तो फिर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉ है। अगर यूरोपियन जो डायरेक्टोरेटिव रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक एक प्रोविज़न है कि अगर कोई शख्स वो यूरोपियन हो, यूके में रहता हो, और उसका कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड जो उसका सॉरी रिलेटिव या जो होल ब्लड हो, अगर वो उसका फुल केयर हो या उस पर फुल डिपेंडेंट हो, या किसी भी तरीके से ये आप अगर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपका जो रिलेटिव जो यूरोपियन नेशन है यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज कर रहा है और आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, या वो आप उसके फुल केयर हैं, तो इस बेस पे बिल्कुल एक प्रोविजंस है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि या आप उसके डिपेंडेंट हैं फुल, और या वो आपको इंटायरली और सोलली आप पे डिपेंडेंट है।
तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास एविडेंस कितनी स्ट्रांग है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो, सलाम अलैकुम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ मच जब अप्रिशिएट, आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने एक सवाल आपसे पूछना है। मेरा नाम जोगिंदर सिंह मल्होत्रा है। जी सर। तो मैंने ना आज अपना नेशनलिटी के लिए फॉर्म भर के भेज दिया मैंने। ठीक। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने सही भेजे हैं पे इंडेफिनिट एक तो अपना भेजा है, एक ठीक। एंट्री 1 ईसोल का कोर्स ठीक। का सर्टिफिकेट, एक मैंने टेनिसी एग्रीमेंट, ठीक। और मैंने फॉर्म फिल करके 874 पाउंड का चेक डाला है उसमें। ठीक। आज स्पेशल डिलीवरी करी है पोस्ट ऑफिस से। ठीक। मैंने आप टीवी पे बता दो कि कितना टाइम लगेगा, मतलब वेट करने में, मेरे को रिप्लाई करेंगे ठीक। कितने टाइम में। आप और मेरे साइड पेपर। ठीक ठीक ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया मिस्टर सिंह। अच्छा होता कि अप्लाई करने से पहले एडवाइस, लेकिन एनीवे आपने अप्लाई कर दिया। अब आप थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या आपने जो स्टेप लिया वो राइट है या रॉन्ग। एज फार एज अगर आपको इंडेफिनिट के बाद नेशनलिटी की एप्लीकेशन करते हैं तो आपने अप्रोप्रिएट फॉर्म प्रॉपरली फिल करना है। उसकी जो अप्रोप्रिएट फीस है वो मेरा ख्याल बिल्कुल 800 समथिंग है, 874 है, 878 है इस फिगर। सेकेंडली आपने साथ उसकी इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट लगाया बिल्कुल ठीक किया। और साथ ही साथ एक सिर्फ होता है कि या आप अपनी एक वेज स्लिप या 2 वेज स्लिप्स, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का लेटर अगर वो आपने अटैच कर दिया ना, आपने टेनेंसी एग्रीमेंट एज ए प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कर दिया, बिल्कुल अच्छा किया। अब आप वेट करें, नॉर्मली 4 वीक्स में आपको लेटर आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए, और आपकी फीस विड्रॉ करने के बाद आपको वो बोलेंगे कि हमने आपका जो केस है आपको उससे डील कर रहा है। लेकिन 9 डेज नॉर्मली 1 मंथ से लेके 3 माह लग रहे हैं नेशनलिटी की एप्लीकेशन को अप्रूव होने में। वेट करें, जो भी एक्शन लेंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन मेरे वालिदैन से मुतालिक है। वो विजिट वीजे पे पाकिस्तान से यहाँ आए। ठीक। उनका 2 साल का वीजा लगा। वो ठीक। इससे पहले भी 3-4 दफा यहाँ पर इंग्लैंड आ चुके हैं। हम जितने भी बहन भाई हैं वो ठीक। सब यहीं रहते हैं। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक उनका एक्सीडेंट हो गया, मेरे वालिद का। वेरी सैड। तो उनको फ्रैक्चर हुआ, तो उनका ऑपरेशन हुआ यहाँ पर। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये कि मैं किसी कैटेगरी में किसी वजह से उनको यहाँ स्टे करवा सकता हूँ, क्योंकि अब वो पाकिस्तान जाने के काबिल नहीं है और वो उनको फुल बेड रेस्ट चाहिए। डॉक्टर ने कहा इनको तकरीबन 6 वीक से तकरीबन 3 महीने तक उनको बेड रेस्ट चाहिए, और वहाँ पर लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सडनली एक्सीडेंट हो गया। अदरवाइज इनको वापस जाने का प्रोग्राम था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से कोई ऐसी चांस, ऐसी कैटेगरी है कि मैं उनके लिए अप्लाई कर सकूं, क्योंकि उनका वो लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं। ठीक। मेरा ये क्वेश्चन है, प्लीज का जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए यहाँ पे जो आज के दिन मैं या कोई भी सोलिसिटर अगर लाइव आपको एडवाइस कर रहे होते हैं, हमारा जो बेसिकली मकसद जैसा आपको ब्रीफ करना है लॉ के बारे में कि आज के दिन लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपने आप को एज ए एल्डर डिपेंडेंट के यूके में सेटल करना चाह रहा है तो उसको अपने होम कंट्री से अप्लाई करना होगा। लेकिन बिल्कुल इसमें देयर इज सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे आपके केस में आपने कहा कि आपके पेरेंट्स का अनफॉर्चुनेटली सडनली उनका एक्सीडेंट हो गया, अब उनको प्रॉपर या इंटायरली उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर लिख के दे रहा है, तो यहाँ से एप्लीकेशन करने में कोई हर्ज नहीं होगा। एज़ फार एज़ आप उनकी जो उस कैटेगरी की या उस वीज़े के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते होंगे। उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली एंड फिजिकली आप पे डिपेंड करते हैं, आपके पास सफिशेंट सेविंग है और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आप उनको मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं विदाउट स्टेट बेनिफिट, और इन आपके पेरेंट्स का आपके होम कंट्री में लुक आफ्टर करने वाला या इनको सपोर्ट करने वाला फिजिकली फाइनेंशियली और कोई नहीं है। आप हैं या आपके और बहन भाई, और वो सारे के सारे अगर यहाँ पे या अब्रॉड में सेटल हैं तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगेन लॉ इसमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन प्रोविजंस है कि इनको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके किसी सोलिसिटर के पास चले जाएं,
आप उसको दिखाएं ताकि उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वो असेस कर सके कि क्या आपको यहाँ से इन कंट्री एप्लीकेशन करना बेहतर होगा या नहीं, क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वरना आपका जो फाइनेंशियली लॉस काफ़ी होने का चांस है। तो मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन करने से पहले इसके मेरिट्स डिटेल्स के साथ किसी से डिस्कस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं वसीम बोल रहा हूँ। जी मैं यहाँ टियर 1 जनरल वीजे पर हूँ सर। ठीक। और मुझे अपनी वाइफ के लिए इंडिया से वीज़ा लगवाना है यहाँ के लिए। तो उसके मेंटेनेंस फंड के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि उसमें कितना मेंटेनेंस फंड होना चाहिए, और चूंकि मुझे वीज़ा जो है इंडिया से लगवाना है तो क्या ये सारा मेंटेनेंस फंड मैं अपनी वाइफ के अकाउंट में इंडिया में डाल सकता हूँ? जरा सही से बता दीजिएगा। थैंक यू। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको सही से बता सकूं। लॉ के मुताबिक अगर आप किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हैं, आप बेशक यहाँ से या अब्रॉड से अपनी मिसेस को अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके केस में आपके पास उनके पास 600 पाउंड होना चाहिए। वो 600 पाउंड अगर आपके अकाउंट में है यूके में लास्ट 90 डेज से, वो बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल है। अगर उनके अपने अकाउंट में इंडिया में पैसे पड़े होंगे लेकिन जो अमाउंट है इज इक्विवेलेंट टू द 600 पाउंड्स और वो 90 डेज से उनके अपने पर्सनल अकाउंट में है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप दोनों के अकाउंट में, आपका यूके का अकाउंट और उसका इंडिया का अकाउंट, दोनों को मिला के अगर आपके पास 600 पाउंड होगा तो बिल्कुल वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन लॉ 600 पाउंड की डिमांड करता है। मैं अपने हमेशा क्लाइंट्स को एडवाइस करने की कोशिश करता हूँ या एक गुड पॉजिटिवली एक एडवाइस करता हूँ कि कोशिश करें कि कम से कम 2000 पाउंड या सफिशिएंट अमाउंट हो ताकि किसी किस्म का ये डाउट ना आए कि ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। बेशक लॉ सिर्फ 600 पाउंड की डिमांड करता है, वो कहाँ भी पैसे हों एक्सेप्ट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सत श्री अकाल सर जी। जी सत श्री अकाल जी। सर मेरा सवाल है, मैं ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇ ਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਮਜੀਆਰ ਦਾ, ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ठीक, ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान होने की लोड़ नहीं। 2 के लॉ इंट्रोड्यूस होया जुलाई 2012 च कि अगर तुसी अपने थोड़ा रह रहे हो लीगली या इलीगली, लेकिन अगर तुसी अपने बच्चों ना 7 साल इत्थे गुजार लाए और बच्चे की एज 18 साल तो कम आ, या सैकेंड है कि थोड़ा तुसी इत्थे आए बच्चा पैदा होया वो 7 ईयर्स का हो गया, तो दोनों कैपेसिटियां तुसी एप्लीकेशन कर सकते हैं यूके चों। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। शायद मैं सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करांगा कि आई डोंट नो कि की वो कंसिडर कर दे या क्यों प्रॉपरली उस केस नू इग्नोर कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है। लेकिन तमाम क्लाइंट्स नूं असीं एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ अगर तुहाडी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होंदी तो बिल्कुल उन्हें चैलेंज करो ताकि ये लॉ नूं बिल्कुल ओवरलुक करदे होए डिसीजन दिता जा रहा। जो भी थोड़ा हुण 3 माह का टाइम लिया, बिल्कुल अच्छा किया तुसी हाई कोर्ट चले गए, उन्होंने 3 माह का टाइम लिया, वेट कर लो। तुसी काम की परमिशन मंगी उन्होंने नहीं दी, लेकिन थोड़ा डिसीजन जिहड़ा होपफुली हुण वो शुरू हो जाएंगे हाई कोर्ट चों आने, तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव आएगा। तुसी वेट कर लो क्योंकि 3 महीने हुण तुसी कुछ करना भी नहीं चाहिए। लास्ट टाइम है क्योंकि जिहड़ा ट्रेजरी सोलिसिटर हुंदे आ वो बेसिकली होम ऑफिस के सोलिसिटर के तौर पर काम कर रहे होंदे आ। वो हुण अपने क्लाइंट के कोलों इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस लै रहे होने कि क्या असी दा डिफेंस है या नहीं है, वरना जो हाई कोर्ट का जज है अपना डिसीजन दे देगा और बिल्कुल वो दोनों वास्ते एक्सेप्टेबल होएगा। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो
जी फरमाइए। हेलो सर, हाउ आर यू? नॉट टू बैड। मेरा नाम राजीव शर्मा है। जी शर्मा जी फरमाइए। मैंने पूछना था कि मुझे यहाँ पर 9 साल हो गए हैं इंग्लैंड में। ठीक। एंड मैंने अभी मेरा पासपोर्ट एक्सपायरी हो गया है ना, मैंने अभी अपना पासपोर्ट रीन्यू कराया। ठीक। तो मैंने ये पूछना था कि मुझे अपना वीजा चेंज कराना पड़ेगा नए पासपोर्ट पे, और ये कंपल्सरी है कि नहीं है? क्योंकि मैंने अगले साल जुलाई में परमानेंट के लिए अप्लाई कर देना है। आपके पास वीजा कौन सा है? मेरे पास रेजिडेंस परमिट वीजा है। ठीक। आपके पास वीजा है नेक्स्ट ईयर जुलाई में। आपने बोला कि आप क्वालिफाइड करते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए या इंडेफिनिट के लिए, तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, लेकिन आपका जो वीज़ा था वो पुराने पासपोर्ट पे इंडोर्स हुआ है। अब आपने पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से अपना नया पासपोर्ट बना लिया, अच्छा किया। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप अपने दोनों पासपोर्ट को स्टेपल कर लें। जहाँ पे भी ट्रैवल करें, कोई आपको आईडी मांगता है तो बिल्कुल दोनों को दिखा दें तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना जो वीज़ा है वो नए पासपोर्ट पे इंडोर्स करवा सकते हैं। उसका एक फॉर्म है, फॉर्म फिल करेंगे। फीस आई थिंक अगर बाई पोस्ट भेजते हैं तो वो 168 है, लेकिन अगर आप सेम डे जाना चाहेंगे तो शायद 500 समथिंग है। तो आप दोनों सूरतों में नए पासपोर्ट पे अपना वीज़ा इंडोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन या मेरी एडवाइस होगी कि वो इंडोर्स करवाने का, पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है। आप वेट कर लें, जुलाई जस्ट ओनली 6-8 मंथ अवे। आप जब आप क्वालिफाइड करेंगे सेटलमेंट के लिए, दोनों पासपोर्ट इकट्ठे भेज देंगे तो आपका जो इंडेफिनिट होगा या जो सेटलमेंट वीज़ा होगा वो आपके नए पासपोर्ट पे इंडोर्स हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने जब अपना कॉलेज से वीजा एक्सटेंड करवाया था तो कॉलेज वालों ने उस पे जो कैश इशू किया था, उस पे जो अवार्डिंग बॉडी थी डिफरेंट थी। तो जब मेरा भी वीजा लग के आ गया तो तकरीबन 3-4 महीने बाद उन्होंने जो अवार्डिंग बॉडी है वो चेंज कर दी है, अवार्डिंग बोर्ड। तो इसका कोई फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा जब वीजा एक्सटेंड करवाना है, जहाँ मेरी करंट सिचुएशन पे कोई इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको जो वीज़ा मिला है वो कॉलेज की बेस पे मिला है। उसमें अवार्डिंग बॉडी अगर वो चेंज करते हैं तो क्योंकि आपको जो कैश लेटर इशू हुआ है वो कॉलेज के लाइसेंस पे हुआ है, और आपका जो पासपोर्ट है, जो वीज़ा है, उस पर जो स्पॉन्सर लाइसेंस रेफरेंस नंबर है वो कॉलेज का है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। रिगार्डलेस आज आप एक की अवार्डिंग बॉडी है, कल सेकंड होगी, एग्जाम जहाँ से मर्जी हो, एज फार एज कॉलेज लिस्ट पे है वो आपको स्टडी करवा रहा है, आपका उसी के साथ लाइसेंस है, आप उसी के साथ आपको वीज़ा मिला हुआ है, तो इसलिए आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक्चुअली जनवरी में असाइलम अप्लाई किया था। ठीक। मेरी पार्टनर थी, इन्होंने हमें फास्ट ट्रैक पे डाल के तो इन्होंने हमें उधर भेज दिया था डिटेंशन सेंटर में। ठीक। तो आफ्टर इंटरव्यू के इन्होंने हमें रिलीज कर दिया और हमें शिफ्ट अकोमोडेशन दे दी शेफील्ड में। ठीक। तो क्वेश्चन ये है, फरवरी से लेके अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, डिसीजन नहीं आया, इवन हमारे इंटरव्यू का डिसीजन नहीं आया। ठीक। तो ये ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए इन्हें। तो मैंने ये पूछना था कि मुझे ये, अब अगर मैं अपने सॉलिसिटर से पूछ के एप्लीकेशन वर्क अलाउ की करूं तो ये वर्क अलाउ हो सकता है मुझे कि नहीं हो सकता अभी? ठीक। और नॉर्मली जी फरमाइए क्या केस था जी? ये जी सॉरी, मेरा एक्चुअली क्रिमिनल केस था। मैं विक्टिम हूँ एक किडनैपिंग केस का। तो उसमें सीआईडी ऑफिसर वो हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक, मेरी ऑफिसर से बात जा रही है, वो कह रहे हैं हमने आपका केस होल्ड करवाया हुआ है, जब तक बाकी सारे साथी पकड़े नहीं जाएंगे उनके लोगों के, तो तब तक आपको डिसीजन नहीं मिलेगा। तब तक ये इस सिचुएशन में ये मुझे वापस से नहीं जाने देंगे। ठीक ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, अगर आप असाइलम क्लेम करें, वो बेशक आपका नॉर्मल ट्रैक हो, फास्ट ट्रैक हो, होता ये है कि वो 4 to 5 डेज के अंदर डिसीजन आ जाता है। लेकिन मैं ख्याल आपने अच्छा किया, आपने थोड़ा सा और ब्रीफ कर दिया कि आपका जो मैटर है उसमें किडनैपिंग, पुलिस और शायद लोकल एजेंसीज इन्वॉल्व रख रही हैं, इसलिए उन्होंने आपके केस को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर 2 मैटर्स, आपका इमिग्रेशन प्लस आपका क्रिमिनल मैटर्स आ जाए
तो जब तक क्रिमिनल मैटर्स की कंक्लूजन, आउटकम या उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो तो उस वक्त तक वो आपके इमिग्रेशन मैटर को होल्ड रखते हैं। दिस इज़ अ प्रोसीजर। बहुत कम हुआ है कि अगर आपका क्रिमिनल मैटर भी चल रहा हो, साथ असाइलम का या इमिग्रेशन का चल रहा हो, तो वो इमिग्रेशन का पहले डिसीजन देने वरना होता नहीं है। सबसे पहले वो क्रिमिनल मैटर का आउटकम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेंगे, जो वो रिजल्ट आएगा उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को वो आपका रिपोर्ट देने देंगे और फिर इमिग्रेशन का आपका जो डिसीजन आएगा। इसलिए आपको होल्ड करें। लेकिन 4 या 6 माह हो गए हैं आपके केस को पेंडिंग, आपको काम की परमिशन अभी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट अगर आपका साल से आपका केस पेंडिंग हो असाइलम का, तो तब अगर आप अप्लाई करते हैं तो मोर लाइकली आपको काम की परमिशन मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। बैक आउट द ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लंदन से जफर बात कर रहा हूँ। जी दरअसल मेरा सवाल ये था कि मैं अपनी वालदा साहबा को बुलाना चाहता हूँ विजिट वीजे के लिए। ठीक। तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत है डॉक्यूमेंट के लिए? आपके पास स्टेटस क्या है यहाँ पे? मैं ब्रिटिश हूँ। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, आप यहाँ पे ब्रिटिश हैं, अपने वालदा को यहाँ पे विजिटर बुलाना चाहते हैं, तो जो सबसे पहले आपके पास आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी कि आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है अपनी वालदा को अकोमोडेट करने के लिए, आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम और सफिशिएंट सेविंग है कि आप अपनी वालदा के आने जाने का, लोडिंग का, यहाँ पे जो फूड का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो को पर्पज़ है, इस तरफ अगर वो विजिट करने के लिए आ रहे हैं या उसके अलावा कोई और चीज़ या कोई सेरेमनी को अटेंड करना, किसी फंक्शन को अटेंड करना, उसके तमाम डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दें, तो बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहाँ से उनके लिए अगर बेहतर होगा कि अगर उनके पास बैंक स्टेटमेंट हो या कोई और चीज़ें हों तो वो अटैच कर दें। लेकिन सबसे जो मेन जो चीज़ देखी जाती है इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ से, वो हमेशा ये देखता है कि जो लोग विजिट करने जा रहे हैं, इनका सोल एंड इंटायर पर्पज़ है टू विजिट द यूके एंड विजिट द फैमिली, और उसका जो वापस आने का बिल्कुल जब ऑथोराइज टाइम है इसके अंदर अंदर ये वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आप उनका सोशली, फैमिली या इकोनॉमिकल जो टाइज़ हैं पाकिस्तान में, या आपके कोई ब्रदर्स या कोई फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, उनकी तमाम डिटेल्स दे दें ताकि उनको लगे कि बिल्कुल ये सैर करने जा रहे हैं और उसी अथोराइज टाइम के अंदर ये वापस आ जाएंगे, तो बिल्कुल उनको वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस है। ठीक। तो मेरे 4 बच्चे हैं, मैं जॉब नहीं इधर कर सकती। ठीक। तो प्लीज मुझे ना ये जो अगर मैं जिनसे शादी करना चाह रही हूँ वो मैं किस तरह करूँ, और वो अपनी 6,000 उधर से 6,000 पाउंड शो कर दें बैंक स्टेटमेंट कि उनके पास, वो काफी रिच मैन है तो उनके पास है उधर आपके पास। आप किसको स्पॉन्सर करना चाह रही मैडम? अपने हस्बैंड से मैं शादी करना चाह रही हूँ। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर कोई शख्स यूके में रह रहा है, उसके पास सेटलमेंट वीज़ा हो या उसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी हो या कोई उसके पास ऐसा वीज़ा हो कि जो परमानेंट रूट की तरफ जा रहा हो, और अगर अपने स्पाउस को यहाँ पे स्पॉन्सर करने जा रहा हो, तो उसकी हर कैटेगरीज की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं अनफॉर्चुनेटली, या आपके पास इतने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि जो अपने स्पॉन्सर को स्पॉन्सर करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो इस सिचुएशन में पहली बात तो ये है कि जो रिफ्यूजीज़ हैं, अगर आप डिपेंडेंट को स्पॉन्सर कर रही हैं, क्योंकि रिफ्यूजी स्टेटस आपको आपके बच्चों को मिला, आपके हस्बैंड को या तो किसी वीज़े की बेस पे यहाँ पे आना पड़ेगा, या जब तक आपको सेटलमेंट नहीं मिलता आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। जो सेकंड उसके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर उनके पास सफिशिएंट रिच हैं, पैसे हैं, वो अपने बेस पे कोई स्टेटस लेके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन या लास्टली अगर आपके पास इनकम ना हो तो देयर इज़ अ प्रोविजन कि आप अगर आपके पास जो आपके पास सफिशिएंट फंड्स हों या अमाउंट आपके अपने अकाउंट में 6 मंथ के लिए हो, तो उसकी बेस पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप रिफ्यूजी स्टेटस पे अपने हस्बैंड को जब स्पॉन्सर कर रही हैं, तो वो इंटायरली ओपन हैंडेड नहीं है कि आप किसी को स्पॉन्सर करें एज ए स्पाउस।
सेकेंडली आपके पास इनकम और बाकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है, मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप किसी सोलिसिटर को मिल लें ताकि प्रॉपर्ली वो आपको एडवाइस करें और आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। Assalamu alaikum. Walaikum There assalam. are two questions in relation to spouse visa application. Okay, go ahead. First question is, one of the question asked about whether the sponsor has got any other nationality. Now, if that sponsor happens to have the NICOP card of Pakistan, does that mean that he also holds the Pakistan nationality to be referred as Pakistan national? That is my first question. The second question is, I can't catch in your terms proper of question. You Nikah said Nama, there are two versions. One is in Urdu. Sorry? Okay, go ahead, please go ahead. Yes, the second question is that there are two Nikah Namas. One is in Urdu, one is in English. Is there any other third thing which is required in terms of its translation or certified copy, or whether the English version would be acceptable? Okay. Could you please repeat your first question? What you said, the sponsor, he is a British national or a Pakistani national? Sorry, I can't hear you. Could you please repeat your first question? What did Yes, you my ask? first question is that if the sponsor, who is a British national, he also holds the NICOP card from Pakistan All right. For traveling purposes. Yep. Now, what the question asks, whether the sponsor has got any other nationality. Now, whether the NICOP card will qualify him to call as a Pakistan national as well or not. All right. Okay, thanks for your call. First of all, let me to explain. If anybody is a British national and he have a dual nationality, or he have the OIC card from the Pakistan national ID card, but still when he's sponsoring, he need to mention, okay, I am the British national, I have a dual nationality, I'm the Pakistan national too. So just you need to be explained and just disclose your information is better to be understand for the immigration officer. As far as your second question, I think you asked me for the marriage certificate. If the marriage certificate is in Urdu, they have to translate in English and need to be certified by the translator person. Because if any documents you are attaching with your application is not in English, the immigration officer will be in trouble, they can't understand. Unless all the documentation is in English, or if there is another language should be translated, certified by the translator, then they will be acceptable, otherwise there is going to be a problem. So you have to be translate, certified, stamped by the notary public or the person who is authorized to do the translation, then it will be acceptable. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं इमरान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए। भाई बेसिकली क्या हुआ था, मेरी जो मिसेस हैं वो ओवरस्टेट यूके में थी। ठीक। और उसके बाद मैं HSMP पे था, तो हमारी फैमिलीज ने हमारा निकाह करा दिया था यूके में, पर मैरिज रजिस्टर नहीं की थी। ठीक। अब मेरा 8 महीने का बेटा भी है। ठीक। पर मेरी जो मिसेस है वो स्टिल ओवरस्टे भी हैं। ठीक। तो इस स्टेटस को यहाँ पे रहते हुए ठीक किया जा सकता है जी? आपको इंडेफिनिट कब आपका ड्यू हो रहा है जी? जी मेरा इंडेफिनिट ड्यू हो रहा है, मेरा ख्याल है 16 मंथ रहते हैं। 16 मंथ। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर तो वन ऑफ द पेरेंट्स के पास यहाँ की परमानेंट सेटलमेंट हो और उसका जो स्पाउस है अगर किसी अनरीजनली किसी रीजन से या कोई अनफॉर्चुनेटली उसके पास लीव उसकी एक्सपायर हो गई, वो अपनी लीव को कंटिन्यूस नहीं रख सके, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑन द बेस ऑफ द चाइल्ड इंटरेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास भी लिमिटेड लीव है, आप भी यहाँ पे सेटल नहीं है अभी तक, आपके मिसेस के पास वैलिड लीव नहीं है, बच्चा जहाँ पैदा हुआ बिल्कुल उसको आपकी बेस पे आपके डिपेंडेंट के तौर पे वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी वाइफ को अपने इमिग्रेशन स्टेटस को री-रेगुलेट करने के लिए आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। नो डाउट आप अप्लीकेशन कर लें, लेकिन अगर आपके पास सेटलमेंट वीज़ा हो या आपके पास इंडेफिनिट हो या ब्रिटिश नेशनलिटी हो तो फिर बिल्कुल देयर इज़ अ मोस्ट चांस। अदरवाइज़ अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पे उसका वीज़ा ले लें और वापस जाके आपकी वो अप्लाई करती हैं तो बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेशक किसी वजह से उनको ओवर स्टे यहाँ पे टाइम गुजारना पड़ा
तो उसके जो वापस जाके वीज़ा अप्लाई करने में या वीज़ा ग्रांट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, अप्लाई कर लें, यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है। जो भी डिसीजन आएगा उसके मुताबिक आप अपना एक्शन करना, या जब तक आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा उसके बाद आपका केस मोर स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, मेरे ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਨਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ 2009 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, मैं पूछना कि मैं 3 साल के बेस पे ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर आपको उनकी बेस पे इंडेफिनिट मिला और आपके 3 साल पूरे होने पे आप क्वालिफाइड करती हैं कि आप अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकती हैं। बेशक मैरिज हुई, लेकिन एज़ फार एज़ उन्होंने जब आपने स्पाउस वाली कैटेगरी से अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल जब आप 3 साल पूरे कर लें तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन फिल करके आप अप्लाई करें, आपको नेशनलिटी ग्रांट हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये था कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम टायर 4 के लिए अप्लाई किया था अप्रैल 2011 में। ठीक। लेकिन उसका रिफ्यूजल आया मुझे अभी लास्ट मंथ में। ठीक। तो विद राइट ऑफ अपील आया था, तो मैंने अपील भेज दी है। ठीक। तो पता करना ये था कि मैं और मेरी वाइफ दोनों काम कर सकते हैं इस दौरान भी, क्योंकि ये पुराना वाला वीजा था टायर 4 में, पहली दफा अप्लाई किया था हमने, तो अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया। पहले जो आपके पास वीजा था उसमें काम करने की परमिशन थी आपको? जी, जब आप यूके में आए थे उस वक्त आपको काम करने की परमिशन थी या नहीं? जी उसमें 20 आवर्स अलाउड थे ड्यूरिंग द सेशन और हॉलीडेज में जब फुल टाइम। और जो फ्यूचर कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसमें काम करने की परमिशन होगी आपको? जी उसमें होगी, क्योंकि पिछला कॉलेज बंद हो गया ना, तो अभी फर्स्ट इन्होंने वो क्लियर होगी तो फिर नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ेगा ना। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, अगर आपको जिस वीज़े पे आप यहाँ पे आए थे काम करने की परमिशन थी जितना भी टाइम आपको, और आपने उसकी एक्सटेंशन अप्लाई की, केस पेंडिंग होगा, और फ्यूचर में जो आप जिस कैटेगरीज के लिए अपने अप्लाई किया या फ्यूचर जिस वीज़े के लिए अपने अप्लाई किया, अगर वो भी आपको अलाउ कर रहा है कि आपको काम करने की परमिशन है, तो ऑब्वियसली आपको काम करने की इजाज़त है। लेकिन अगर आपने लास्ट टाइम जब आपको काम करने की परमिशन थी, लेकिन जो आपने नया वीज़ा अप्लाई किया उसमें आपको काम अलाउ नहीं होगा, तो फिर क्योंकि आपके पुराने जो ऑथोराइज वर्क वाला जो आपकी लीव थी वो एक्सपायर हो गई, अब आपने जो फ्यूचर अपने एक्सटेंशन अप्लाई की है या जिस कोर्स में जिस कॉलेज में, उसकी बेस पे अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता तो आपको काम करने की परमिशन नहीं थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप काम करने के लिए ऑथोराइज नहीं हैं। ये प्लीज़ फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपको काम करने की इजाज़त थी और फ्यूचर में है तो बिल्कुल आप कैरी ऑन कर सकते हैं इस बेस पे कि आपकी कॉन्टीन्यूसी ऑफ द वर्क एंड द कंटिन्यूसी ऑफ द सेम कैटेगरीज है। लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसेस या आपकी जो कैटेगरीज हैं वो चेंज हो रही हैं, तो फिर जो फ्यूचर वीज़े के लिए जो कंडीशंस होंगी वो आप पे इम्प्लीमेंट होंगी वंस यू मेड द एप्लीकेशन, या जो आपकी पुरानी लीव जब से एक्सपायर हुई है अब आपकी जो नई कैटेगरीज होगी उसकी तमाम कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। सो इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही डिसाइड कर लें या अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि आपका फ्यूचर स्टेटस क्या होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक्चुअली एक सवाल था। एक्चुअली मैंने असाइलम डाला था 1 महीने पहले। ठीक। तो उन्होंने मुझे 2 अगस्त को मेरा बड़े इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और जिस टाइम मैंने असाइलम डाला था उन्होंने वहाँ मुझे 15 दिन के साइन पे लगा दिया था। ठीक। तो 2 तारीख को मैं जब बड़ा इंटरव्यू देने गया हूँ तो उधर उन्होंने मुझे फिर 2 लेटर दे दिए। एक मुझे उन्होंने वीकली साइन पे कर दिया और मेरा फिंगरप्रिंट्स वगैरह का मुझे लेटर दे दिया। ठीक। और मैं स्टूडेंट था और मेरा वीज़ा भी अगस्त में ख़त्म हो रहा था, तो वो और उन्होंने 15 वीकली साइन पे मुझे लगा दिया, 15 दिन से ख़त्म करके वीकली पे लगा दिया है।
और कोई मेरा उन्होंने बताया भी नहीं है कि क्या हाल और है आपने उसका। तो असाइलम क्लेम किया कोई ना? डिसीजन वगैरह कुछ नहीं बताया। आपने तो असाइलम क्लेम किया है ना? जी जी। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था, अभी तक उसकी लीव वैलिड है, अभी तक आपके पास वीज़ा था, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम आपने असाइलम क्लेम कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लीव थी आप उसको कैरी ऑन नहीं करना चाह रहे, आपने अपने आप को स्विच करने की कोशिश की है फॉर द अदर कैटेगरीज। वो बेशक आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है या टाइम था, क्योंकि जब से आपने असाइलम क्लेम कर लिया आपको अब कंसिडर किया जाएगा अंडर द असाइलम एप्लीकेशंस। तो अगर उन पे आपको साइनिंग पे लगा दिया, बिल्कुल उनके पास राइट है, क्योंकि अब वो ये इस बात पे शायद उनको एक सस्पिशियस हो या अलार्मिंग हो कि अगर आपको साइनिंग पे ना लगाया तो आप शायद एब्सकॉन्ड हो जाएंगे वीज़ा ख़त्म होने पर। तो बिल्कुल जो कंडीशंस हैं आप उनको फॉलो करना चाहिए। पहले आपको उन्होंने 2 वीक पे लगाया, अब 1 वीक पे कर दिया। अनटिल अनलेस वो खुद चेंज नहीं करते या आप उनको अप्लाई नहीं करते कि प्लीज़ ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली, आप बेहतर है कि मुझे 2 वीक पे लगा दें, तो बिल्कुल वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने चेंज ना किया या एक्सेप्ट ना किया तो जो कंडीशन आप पे लगी है आपको वो फॉलो करना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी सर, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है प्लीज। ठीक। जी सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 2002 में आया था मैं इंग्लैंड। ठीक। तो मेरे उधर फिंगर हो गए थे एयरपोर्ट पे, मैंने असाइलम अप्लाई किया था। ठीक। तो अभी मुझे 3 साल हो गए, लेगसी में अप्लाई किया था, मेरी फोटोग्राफ से उसने 2 दफा ली है, तो मुझे 3 साल में भी कुछ आंसर नहीं मिला। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये नहीं कोई मेरा काम बनता तो मैं 22 का था जब इंग्लैंड में आया था, अभी मुझे 12 साल इधर हो गए हैं। ठीक। तो कोई मुझे और ऑप्शन है? जैसे एक मैंने सुना था कि अगर 22 का कोई आदमी इधर आ जाए तो उसने आधा हिस्सा अपनी जिंदगी का इधर गुजार लिया हो, तो वो कोई अप्लाई कर सकता है इसके बारे अब में? आपकी एज क्या है? अब आपकी एज क्या है? अब आपकी उम्र क्या है भाई? हमारी उम्र अभी 32 है। 32। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, आपने 2002 में यहाँ पे आए, असाइलम क्लेम किया, 2007 में लेगसी स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, आपने उसके जरिए भी अप्लाई कर दिया, 3 साल हो गए, कोई डिसीजन नहीं आया। फिंगरप्रिंट उसने मांगे या फोटोग्राफ्स मांगे, एक प्रोसीजर था। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लेगसी स्कीम थी वो डिपार्टमेंट होम ऑफिस ने बंद कर दिया और जितने पेंडिंग जो नंबर्स ऑफ केसेस थे उनको उन्होंने CAA यूनिट में ट्रांसफर कर दिया। अब जिन लोगों ने असाइलम क्लेम किया या लेगसी में अप्लाई किया उन तमाम के केसेस जो CAA यूनिट है अब वो उनको कंसिडर कर रहा है या वो उनको डील कर रहा है। पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना, ये फाइंड करना होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके केस को डील कर रहा है, कौन सा केस वर्कर है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके केस का स्टेटस क्या है। लेकिन अगर आपसे फोटोग्राफ मांगे, फिंगरप्रिंट मांगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने प्रोवाइड किए, लेकिन कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, कोई उसके बाद कोई लेटर नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि आपके केस को शायद कोई कंसिडर नहीं कर रहा। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है, अगर किसी किस्म के भी आपके पास होम ऑफिस की कोई करस्पॉन्डेंस है, आप उनको एड्रेस करें, लेटर लिखें कि प्लीज़ मेरे बताएं मेरे केस का स्टेटस क्या है और मैंने इस बेस पे अप्लाई किया था, आप अभी तक मुझे कोई डिसीजन नहीं आया। जो आपके सवाल का सेकंड पार्ट था कि अगर कोई लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गुजार लें, लेकिन भाई वो उन लोगों के लिए है कि अगर आप यूके में माइनर्स आएँ या आप बचपन में आएँ लेकिन आपकी एज के 25 से कम हो और आपने जो मोस्ट ऑफ टाइम वो अपने यूके में गुजारा हो, तो फिर आप क्वालिफाइड करते हैं कि यहाँ आपको अंडर द न्यू रूल्स जो फैमिली लॉज में आए हैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पे लीव मिल जाए। लेकिन जब आप आए थे वो 22 के थे, अब आपकी 32 हो गए, आप 25 से आपकी एज ज़्यादा हो गई, अनफॉर्चुनेटली शायद आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो इसलिए अगर आपने 10 साल गुजारे हैं 32 साल की एज में से, तो फिर भी वो मोस्ट ऑफ टाइम आपका यहाँ पे नहीं है। लेकिन एनीवे वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी एज 25 से कम हो, इसलिए आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते।
मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आप खुद फाइट कर रहे हैं या आपका जो सॉलिसिटर है उसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मेरा फाइंड करें कि मेरे केस का स्टेटस क्या है। अगर आपका या आपके सॉलिसिटर के कॉल का, लेटर्स का, ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आ रहा तो आपके लिए ऑप्शंस है कि आप अपने लोकल एमपी के पास चले जाएं और उन्हें बताएं कि ये मेरा केस था, ये मेरे पास करस्पॉन्डेंस है, मेरा केस पेंडिंग है लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं। तो फिर होपफुली आपको 4 to 6 वीक पे आपके एमपी के जरिए वो इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या आपके केस को वो कंसिडर कर रहे हैं या आपका केस ठप पड़ा है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया। वो मैंने आपको पहले कॉल की थी अबाउट पासपोर्ट के लिए, है ना? ठीक। जो मैंने रीन्यू पासपोर्ट कराया। ठीक। तो मैंने यही पूछना था, जो वो कंपल्सरी नहीं है ना, तो मैं दोनों पासपोर्ट अटैच कर सकता हूँ इकट्ठे, कहाँ भी ट्रैवल करना हो तो जब मैंने परमानेंट अप्लाई करना तो दोनों वो भेज सकता हूँ जुलाई में, है ना? जी मेरा बिल्कुल आंसर यही था। अगर आपकी कॉल ड्रॉप भी हो गई आप मुझे फिलहाल टीवी पे सुन सकते हैं। अगर आप अपनी कॉल बेशक बंद कर दें, टीवी पे चले जाएं। अगर किसी शख्स को वीज़ा ग्रांट हो जाए, उसके पासपोर्ट पे इंडोर्स हो जाए या उसके पासपोर्ट पे इंडोर्स है या उसको सेपरेट जो आजकल कार्ड मिलते हैं, कार्ड पे आपका वीज़ा है, जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता है अपन न्यू बना के आप अपने तमाम पासपोर्ट को साथ रख सकते हैं एज फार एज आपके पास इंडोर्समेंट वीज़ा है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप अपने नए पासपोर्ट पे अपना जो वीज़े वाला स्टिकर है उसको तो नहीं प्लीज़ ऐसे कभी ना करना कि उसको फाड़ के खुद ना लगाना। आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन करना होगी, उसकी फ़ीस है बाय पोस्ट में 164 पाउंड है। अगर आपने सेम डे जाना होगा तो आपके पास ऑप्शन है, उस पर भी जा सकते हैं लेकिन उसकी फ़ीस आई थिंक 500 समथिंग है। तो इसलिए आप नए पासपोर्ट पे अपना वीज़ा इंडोर्स करवा सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं क्योंकि जुलाई में या आपने बताया था या मई में आप क्वालिफाइड कर रहे हैं इंडेफिनिट के लिए या सेटलमेंट के लिए, तब तक 5-7 माह पड़े हैं, आप दोनों पासपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं एज ए आईडी या ट्रैवल करते हुए। जब आप अप्लाई करेंगे तो जो नया वीज़ा होगा वो आपके नए पासपोर्ट पे इंडोर्स हो जाएगा। आपको बिल्कुल इस वक्त कोई मस्ट या कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है कि आप पुराना जो वीज़ा है वो नए पासपोर्ट पे इंडोर्स करें। एज फार एज दोनों आप अपने पासपोर्ट को कैरी ऑन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन हमारा ईमेल एड्रेस अगेन आ रहा है। अगर किसी को इमिग्रेशन से, फैमिली लॉ से कोई डिटेल्स या प्राइवेट एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं तो ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम वीकली देखते हैं। तो मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे सर। जी फरमाइए। एक तो ये कि मेरे बच्चे 2011 मार्च में आए थे। ठीक। तो इस मार्च में इनको इंडेफिनेट रेजिडेंट परमिट, इंडेफिनेट बायोमेट्रिक कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक। लेकिन जब मेरे बच्चे आए थे तो मेरी बच्चे अंडर 16 थे। ठीक। तो वाइफ ने एंट्री लेवल 1 को सर्टिफिकेट जो है ना इंग्लिश का भेजा था। तो अभी जब नेशनलिटी के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे तो वाइफ का एंट्री लेवल 1 नहीं चल जाएगा या उसको दूसरा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? और जो बच्चे ओवर 18 हो जाएंगे उनको आपका सवाल समझ के आप टीवी पे सुने में हर टाइम शॉर्ट है तो मैं सब सिंपली बता दूं कि जब वो इंडेफिनिट नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में, बल्कि इसी साल लॉ चेंज हो रहा है। प्लीज़ आप कोशिश करना कि जब वो क्वालिफाइड कर रहे होंगे उस वक्त आपको इंग्लिश पास करना होगी नए लॉ के मुताबिक। तो आई थिंक ये काफ़ी अर्ली टाइम है, आप वेट करें। जब वो क्वालिफाइड करने के टाइम आएंगे तो उनको नया इंग्लिश लाइफ इन यूके प्लस जो नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं B1 वो पास करना होगा, जो 18 से अबव हो जाएंगे, और आपकी मिसेस को सबको नया इंग्लिश सर्टिफिकेट पास करना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम ऑन वीनस टीवी। हमारा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट थर्सडे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।